नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है स्वदेशी आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अ, के प्रारंभिक चरणों में स्वदेशी आंदोलन एक प्रमुख आंदोलन के रूप में उभरा था, जिसने देश में नेशनलिज्म की भावना या राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का एक बहुत बड़ा काम किया था। देखते हैं क्या था। अ, सर्वप्रथम हमको ये जानना है कि बंगाल विभाजन क्या है, क्योंकि बंगाल विभाजन से ही स्वदेशी आंदोलन उपजा है। हुआ ये कि 1903 में अ, अंग्रेजी सरकार जो थी भारत में, उसने बंगाल में बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय गतिविधियाँ, नेशनलिस्टिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स चालू हो गए थे इस टाइम पीरियड में। और बहुत सारे जो लोग हैं जिनमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह ये जो लोग हैं, ये और इस समय तो जैसे कई सोसाइटीज़ जैसे जमींदार सोसाइटी है, लैंडलॉर्ड सोसाइटी, अ, इस तरीके की काफ़ी सारी सोसाइटीज़ इकट्ठी हो गई थी, जो कि अ, एक तरीके से विचार करने लगी थी ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव का। और वो एक कहीं न कहीं लोगों को एकजुट करने का काम कर रही थी ब्रिटिश सरकार के कामों की विवेचना करके। इसलिए अंग्रेज़ी सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया। हालाँकि उन्होंने जो विभाजन का जो कारण दिया उन्होंने, वो ये दिया कि जो बंगाल है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईज़िली नहीं किया जा सकता है। सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वी आर डूइंग डिवीज़न ऑफ बंगाल, मतलब ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल। तो उसमें डिवीज़न हो गया। लेकिन वास्तव में जो अंग्रेज़ों का उद्देश्य था, वो था बंगाल को वीक करना। क्योंकि उस समय तक बंगाल राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा सेंटर के रूप में उभर रहा था, तो उस राष्ट्रवाद के जो सेंटर है उसको ब्रेक कर देना। और इसके लिए उन्होंने दो तरीके, जो दो पैटर्न है, दो तरीके से उसको विभाजित करने का प्रयास किया। पहला भाषा के आधार पर उसको विभाजित किया गया। कि इसमें क्या हुआ कि जो बंगाली बोलने वाले जो लोग थे, बंगाल में जो बंगाली बोलने वाले लोग थे, वही कम रह गए और हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग ज़्यादा हो गए। इससे इससे ये हुआ कि जो बंगाली हैं, वो अल्पसंख्यक के रूप में हो गए। दूसरा एक और आधार उन्होंने लिया, वो आधार था धर्म के आधार पे। जो वेस्टर्न बंगाल है, उसमें ज़्यादातर हिंदू लोग रहा करते थे और यहाँ पे हिंदुओं की एक बहुत बड़ी संख्या थी। और जो जो ईस्टर्न बंगाल है, वो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था और यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा थी। और कहीं न कहीं जो ब्रिटिश रूलर्स हैं, लॉर्ड कर्ज़न जो है, वो अ, उसने हिंदू-मुस्लिम एकता को ब्रेक करने के लिए अ, एक प्रलोभन दिया कि इससे मुस्लिमों में एकता बढ़ेगी और मुस्लिम शासक जो पहले थे उसी तरीके की एकता वापस से स्थापित हो पाएगी। इस तरीके से इन आधारों के आधार पर ये सिद्ध हो गया कि बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया है, वो वास्तव में अंग्रेजों ने कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए किया है और मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ाने के लिए किया है। इसी काल में उदारवादी कौन थे? जिनको नरम नरमवादी और उग्रवादी, दो तरीके, दो नाम हम अक्सर, जब हम भारत के राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे, तो दो दलों का, दो वर्गों का नाम हम अक्सर सुनेंगे, उदारवादी
उदारवादी वो लोग थे जो कि जो संवैधानिक उपायों हैं उनमें विश्वास करते थे, जैसे प्रार्थना सभाएं, प्रार्थना पत्र सौंपना, ज्ञापन सौंपना, अ, जनमत बनाने का, किसी किसी चीज का अगर उन्हें विरोध करना है तो उसके लिए जनमत बनाने का प्रयास करना, इस तरीके के काम वो लोग करते थे, जिनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पीसी राय, ये सब लोग थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही अपने जो इनके तरीके होते हैं, जो उपाय हैं, उसी के आधार पर इन्होंने सरकार को बंगाल विभाजन के विरोध में प्रार्थना सभाएं भेजी, प्रार्थना पत्र भेजे, सभाएं आयोजित की, अपने अपने न्यूज़पेपर्स में बंगाल विभाजन का विरोध किया। इन उदारवादियों का जो उद्देश्य था वो भारत और इंग्लैंड में जो शिक्षित लोग हैं उनके माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो कि बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने के लिए अंग्रेज सरकार को मजबूर कर दे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इन उदारवादी उपायों में बहुत ज्यादा ना तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्रार्थना सभाएं कि वो सभाएं करें, पत्र दें या जनमत बनाने का भी प्रयास करें, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उन्होंने, और उन्होंने भारत की विरोध स्वर की उपेक्षा करते हुए जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। जैसे ही ये घोषणा हुई, एक तरीके से पूरा माहौल ही एकदम से चेंज हो गया, और इस घोषणा के तुरंत बाद में पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई, और सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि अगर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना है तो उन्हें सबसे पहले आर्थिक नुकसान पहुंचाना होगा, और आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो विदेशी वस्तुएं भारत में आ रही थी इंग्लैंड से, उनका बहिष्कार किया जाए। ये निर्णय पहली बार लिया गया। इसके बाद में जो सही मायनों में जो स्वदेशी आंदोलन है उसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में ली गई, और इस स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो विचार है, सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने न्यूज़पेपर 1905 में प्रस्तुत किया था। और इस आंदोलन में सभी जितने भी स्वदेशी नेता थे उन्होंने अपील की कि वे सरकारी मशीनरी का हिस्सा ना बने, सरकारी सेवाओं का, स्कूलों का, न्यायालयों का और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, और साथ ही साथ में जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और राष्ट्रीय कॉलेजेस और स्कूल्स की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करें। ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसलिए ये आंदोलन केवल राजनीतिक ही नहीं था, बल्कि ये आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक भी था। आज के लिए केवल इतना ही। कल हम लोग थोड़ा सा और इसी को आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।